नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में कमोडिटी राउंडअप। और सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे सोने की, जहाँ पर 4,000 रुपए तक यहाँ पर भावों में हमने उन्हें सस्ता होता हुआ देखा है। क्या ये खरीदारी के मौके हैं? यहाँ से सोने के प्राइसेस कैसे रह सकते हैं, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे टैरिफ्स पर आज सरकार से मिलेगी ज्वेलरी इंडस्ट्री को शायद कोई कॉन्वर्सेशन। आज हम जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री में यहाँ पर पीयूष गोयल जी एक्सपोर्टर्स के साथ मीटिंग करेंगे। ये मीटिंग शाम को 4 से 6 बजे के बीच में कभी है और इसमें जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, अपैरल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी एक्सपोर्टर्स साथ मिलकर बात करेंगे। यहाँ पर निकालने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह से इम्पैक्ट रह सकता है, क्या नई मार्केट्स यहाँ पर ढूंढने की ज़रूरत है, तो क्या कुछ होगा ऑन रडार, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल पर, जहां पर लगातार गिरावट देखने को मिली है। इस वक्त भी अगर आप देखें तो 3 से 4% की गिरावट है और पिछले एक हफ्ते में कच्चे तेल में करीबन 21% की गिरावट दर्ज की जा चुकी है और कच्चा तेल आपकी स्क्रीन पर 4 साल के लोज पर है। साथ ही बात करेंगे मॉनसून की, और जो पहले अनुमान है स्काईमेट की तरफ से वो आ गए हैं। 103% का नॉर्मल मॉनसून की उन्होंने यहाँ पर एक्सपेक्टेशन की है, तो क्लियरली यहाँ पर क्या नंबर्स ले सकते हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खुराना ज्वेलर्स हाउस की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सौम्या खुराना, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता, साथ ही जुड़ेंगे स्काईमेट के प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज जीपी शर्मा, और हमारे साथ होंगे एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले गोल्ड आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुनाफा वसूली के बाद कुछ खरीदारी अब देखने को मिली है। $3,000 पर आउंस के ऊपर के लेवल्स यहाँ पर फिर से बनते हुए, और आप देख सकते हैं 1.25% की तेजी यहाँ पर भारतीय बाजारों में भी सोने में लौटती हुई नजर आई है। काफी वॉलेटाइल मूव्स हैं। अनुज, पहले आपसे ही सेंस लेना चाहेंगे, क्या नजर आता है आने वाला, ये ट्रंकेटेड वीक है, अब यहाँ पर प्राइसेस कैसे ट्रेड कर सकते हैं? मनसा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, डेफिनेटली गोल्ड अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं $3,000 के आसपास सपोर्ट लेते हुए नजर आए। हमने देखा है कि काफी कंसोलिडेशन ये $3,000 के आसपास कर रहा है। हमें लगता है कि मार्केट अभी थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन फेज में है। अगर आप एमसीएक्स में भी देखेंगे तो करीबन 86,000 87,000 के आसपास काफी कंसोलिडेशन होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। हालांकि हमने कल भी देखा था कि क्लोजिंग के टाइम में इवनिंग सेशन में गिरावट देखने को मिली थी, तो हमें लगता है कि फिलहाल अभी मार्केट जो है रेंज बाउंड मूवमेंट में रहेगा। थोड़ी बहुत गिरावट आए तो खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि ऊपर में कहीं ना कहीं टारगेट 88, 388, 700 तक के लेवल आ सकते हैं। तो फिलहाल थोड़ा वेट करें। ऑलराइट, थोड़ा सा साइडलाइंस रहने की उम्मीद है। 3015 के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, चॉपीनेस रह सकती है। निचले स्तरों पर शायद खरीदारी की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर उभरती हुई नजर आए, लेकिन ऑन ग्राउंड यहाँ पर क्या इम्पैक्ट है, उस पर भी बात कर लेते हैं। खुराना ज्वेलरी हाउस से सौम्या खुराना हमारे साथ है। सौम्या, नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और हर स्टेट का एक डिफरेंट सेंस होता है कि वो कैसे गोल्ड प्राइसेस को रिएक्ट करते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ पर वॉलेटाइल मूव्स आते हुए देखी है, ये महीना अक्षय तृतीया का भी है, खरीदारी कुछ बहुत लौटती हुई नजर आई है क्योंकि ऑफ हाइज गोल्ड के प्राइसेस हैं। कैसे देखती हैं आप ओवरऑल सेंस ऑफ ऑन ग्राउंड बाइंग? हाय, अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो जैसे कि हमने ऑब्जर्व किया है, द इंडियन मार्केट पर से इज वेरी सेंसिटिव टू द चेंजेस इन द गोल्ड प्राइसिंग एंड द गोल्ड प्राइस फ्लक्चुएशंस। जब भी गोल्ड प्राइस सर्ज करता है या डिप करता है, हम यूजुअली देखते हैं दो तरह के सेंटिमेंट्स उठ के आते हैं। जब हमारा गोल्ड प्राइस बड़ा भी था, तब हमने देखा था एक एफ्लुएंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था, जिनके पास परचेजिंग पावर भी थी। वो कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट कर रहे थे अपनी गोल्ड ज्वेलरी में भी और गोल्ड कॉइन्स में भी, with the anticipation कि प्राइस बढ़ने ही वाला है, because trajectory of gold हमेशा से ही बुलिश रही है। फिर हमने एक और चीज देखी थी, because एक majority of the section था that comes with a pre-decided budget, right? तो जब गोल्ड प्राइसेस हमारे काफी बढ़ गए थे, उनकी एक हमने शिफ्ट देखी थी फ्रॉम हैवी वेट प्रोडक्ट्स टू द लाइट वेट प्रोडक्ट्स, और उनकी भी फेथ री-इंस्टिल्ड ही थी गोल्ड में। बट because they come with a pre-decided budget, their movement in terms of purchasing was a little different. अब हम देख सकते हैं जैसे गोल्ड प्राइसेस थोड़ा डिप करे हैं, अगेन टू डिफरेंट सेंटिमेंट्स हैव कम अप, बिकॉज हमारा वेडिंग सीजन आगे आ रहा है, अक्षय तृतीया आगे आ रहा है। अ लॉट ऑफ पीपल आर ब्रीदिंग अ साई ऑफ रिलीफ, क्योंकि गोल्ड कम हुआ है, वो अपनी परचेजिंग कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली वी नो गोल्ड बुलिश ही रहता है, तो उनको है अभी दे वांट टू कैपिटलाइज upon the price dips, knowing that the gold prices will only jump high in the future, which has obviously turned out to be beneficial for us as jewelry retailers. और एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जो अभी भी वेट कर रहा है कि थोड़ी प्राइस स्टेबिलिटी आएगी। बट आई थिंक कल से जो आज हमने मूवमेंट देखी है ऑफ अ जंप इन द प्राइसिंग, तो उनकी भी एक फेथ रीइंस्टिल हुई है। एंड बट आई एम वेरी श्योर दैट द कंज्यूमर बिहेवियर इज गोइंग टू टर्न आउट टू बी पॉजिटिव, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू बी अवेलिंग द करंट प्राइस डिप्स इन गोल्ड।
एब्सोल्युटली। सौम्या, जैसे आपने कहा लोग कैरेटेजेस हैं, लोग अपने बजट के हिसाब से यहाँ पर खरीद रहे हैं, तो उसमें फिर जितना भी सोना यहाँ पर आता हो, एज अ ज्वेलर, एज एन इंडस्ट्री, अब आप यहाँ पर, क्योंकि अक्षय तृतीया है, आगे शादियों का सीज़न है, उसके बाद फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे, एज एन इंडस्ट्री अब आपके क्या ऑफरिंग्स हैं यहाँ पर खरीदारों के लिए? So, as jewelry retailers, हमारे लिए बहुत important हो जाता है to study not only the consumer behavior but also the consumer sentiment. तो हम इसके लिए एक multi-pronged approach follow करते हैं, जिसमें हमारी strategic stock management होती है, हमारे marketing campaigns focus रहते हैं, and plus you end up introducing very customer-friendly policies as well. अब जब gold इतना surge up कर रहा है, हमने देखा है that जो गोल्ड बुलिश रहा है उसकी वजह से एक मार्केटिंग हमारी रीफोकस हो गई है, जिसमें we're trying to tell the customers that not only does gold have an investment value attached to it, but there's also timelessness, there's also a generational value, there's utility along with an investment agenda attached to it. When you talk about the stock management, अब हमने अपना स्टॉक फोकस कर लिया है on more lightweight products, on more wearable products, on more modular products. We've also seen कि millennials के behavior में बहुत change आया है in terms of purchasing. Now, when young girls come to us to purchase pieces for their trousseau, they also want to be inclined towards gold. तो उनके लिए हमें modifications करनी पड़ी हैं, innovate करना पड़ा है, even in terms of our product, where we're introducing, say, modernized gold jewelry. That's become very popular amongst the younger generation these days. Then, other than that, we're introducing customer-friendly policies, जिसमें हम अपना gold we're offering lifetime exchange and return on the pieces that they're currently purchasing. And also, a lot of people are exchanging their older pieces of jewelry and getting newer pieces. So we're offering them the current pricing, what works, and इससे काफी beneficial रहा है the purchase. सौम्या, एक फाइनल सवाल, अगर हम पिछला क्वार्टर देखें तो वो बहुत बेहतरीन नहीं था इन सेंस ऑफ सेल्स, प्राइसेस वॉलेटाइल थे, एंड देन ऑफ कोर्स कोई शादी या कोई फेस्टिवल भी नहीं था यहाँ पर। इस क्वार्टर के हिसाब से जो पिछले से अगर इस क्वार्टर को यहाँ पर कंपेयर किया जाए तो किस तरह की सेल्स की एक्सपेक्टेशंस हैं? कोई बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन कोई है जो आपने की है? So the calculations that we have done is that we expect a 10 to 13% rise in our sales because honestly, even though I can talk about the market scenario in Punjab and हमारी पिछले year से भी hike रही है in terms of the gold purchasing by the consumers, and हमारा analysis रहा है that this price dip is very temporary because in the longer run we have seen so many central banks also investing in gold, जैसे India हो गया, China हो गया, Czech Republic हो गया, इससे institutional faith भी बढ़ी है हमारी gold की, and in India gold purchase is not only determined by a sentimental value, but it also has an investment agenda attached to it. So we're very sure कि अगर हमारी inflation बढ़ती रही, interest rates हमारे कम हुए, तो gold हमारा bullish ही रहेगा और उससे customer faith भी reinstill ही होएगी, और हम expect कर रहे हैं कि 10 to 13% increase आएगा हमारा sales में in the coming quarter. ऐसा मैं एक और क्वेश्चन स्क्वीज इन कर लेती हूँ यहाँ पर, जहाँ तक गोल्ड की बात है, एंड सिल्वर के प्राइसेस में भी बढ़त देखने को मिली है। ऐसा काफ़ी ज्वेलर्स ने हमें बताया है कि क्योंकि गोल्ड प्राइसेस हाई गए तो सिल्वर ज्वेलरी भी यहाँ पर बेटर करनी शुरू हुई है। आप कैसे देखती हैं ओवरऑल एज एन ऑफरिंग? जैसे आपने कहा, क्या गोल्ड, सॉलिड गोल्ड ज्वेलरी ज़्यादा बेहतर कर रही है या सिल्वर ज्वेलरी में अगर आप काम करते हैं, स्टडेड है, डायमंड्स हैं, जेमस्टोन्स हैं, सेमी प्रेशर्स हैं, व्हाट इज़ डूइंग बेटर राइट नाउ? So, to be really honest, there's no beating gold jewelry because gold jewelry के साथ जो हमारी design orientation भी आती है, that's beautiful. Silver at some point is still considered to be a fashion jewelry. Of course, when people are purchasing pieces for their trousseau, उसमें ornaments आ जाते हैं. Silver के ornaments are doing beautifully well, but still, when it comes to jewelry pieces, हमारा gold makes it to the top of the list. दैट पॉइंट इज़ वेल टेकन। जी हाँ, सोना जिस तरह से यहाँ पर चमकता रहा है और पिछले एक साल के जैसे रिटर्न्स हैं, गोल्ड ज्वेलरी में लोगों का इंटरेस्ट है, ये बहुत सरप्राइजिंग नहीं है। सौम्या, थैंक यू सो मच हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। तमाम प्राइसेस पर, एक्सपेक्टेशन ऑफ सेल्स और क्या कुछ ऑफरिंग्स हैं और क्या आपकी स्ट्रैटेजीज़ हैं, उन सब पर बात करने के लिए। पहले तो बात हुई सोने की और किस तरह से खरीदारी हम नॉर्थ इंडिया में आता हुआ देख रहे हैं, लेकिन अनुज, चांदी पर अब यहाँ पर क्या सेंस है? निचले स्तरों से कुछ खरीदारी ज़रूर लौटी है और वो सेंस हमने बेस मेटल्स में भी आता हुआ देखा है, तो कॉपर में, सिल्वर में अब यहाँ पर नियर टर्म स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? देखिए, बेस मेटल में अगर बात करें तो
यहाँ पर हमें लगता है कि बेस मेटल में मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहेगा और थोड़ा सेलिंग प्रेशर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेस मेटल में देखने को मिल सकता है। तो अगर हम बात करें कॉपर की, तो हमें लगता है कि कल हम देखें 900 के नीचे भाव आते हुए दिखाई दिए हैं। इवन अगर आप देखेंगे तो एलएमई भी अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड देखने को मिल सकता है। कॉपर में करीबन 802 803 के आसपास के लेवल्स में बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस करीबन 807 पे लगाएं, टारगेट करीबन 792 तक देखा जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें जिंक की, तो जिंक के अंदर भी हमें लगता है कि 248 के आसपास बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। 252 पे स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 242 तक देखा जा सकता है। तो कॉपर और जिंक हमें लगता है कि बिकवाली के साथ ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। बट अगर हम सिल्वर की बात करें, तो सिल्वर हमें लगता है कि थोड़ा सा बाउंस बैक यहाँ पे आ सकता है। एक सपोर्ट जोन के आसपास है। तो सिल्वर में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी, करीबन 88 400 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बनाए, स्टॉप लॉस 87 700 का लगाएं, टारगेट हमें लगता है कि 90,300 तक देखने को मिल सकता है। तो इंट्राडे सिल्वर का बाय कॉल रहेगा, कॉपर और जिंक में सेल कॉल रहेगा। साथ ही क्रूड ऑयल प्राइसेस कैसे आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की लगातार गिरावट देखने को मिली है और 60 के नीचे के कारोबार हमने यहाँ पर ब्रेंट पे होते हुए देखे हैं, और जहाँ तक WTI की बात है वहाँ तो ऑलमोस्ट 56-57 के बीच का कारोबार। देखिए बिल्कुल, क्रूड में आप देखेंगे तो काफी बड़ा करेक्शन है। इवन जो टैरिफ लगा है चाइना पर 104%, वो एक थोड़ा सा नेगेटिव है। डिमांड यहाँ पे जरूर हैम्पर होती हुई दिखी है, जिसकी वजह से भावों में करेक्शन। इवन टेक्निकल अगर आप देखेंगे तो वो भी एक डाउन साइड में इंपैक्ट कर रहा है। हमने देखा है कि $56 तक के लेवल और ब्रेंट में करीबन $60 के आसपास तक के लेवल आते हुए दिखाई दिए। तो सेंटीमेंट आप देखेंगे तो वीकनेस में है। हमें लगता है कि यहाँ भी एक डाउन साइड इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो क्रूड में बिकवाली की सलाह रहेगी करीबन 5,005 के आसपास में, स्टॉप लॉस 5,080 का लगाएं, टारगेट 4,925 तक आ सकता है। हमें ये भी लगता है कि अगर प्राइस 52 और $54 के आसपास मिलते हैं तो फिर वहां पर एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। ऑल राइट, तो कुछ करेक्शन यहाँ पर ऊपरी स्तरों पर अब शायद कच्चे तेल में देखने को मिल पाएगी। आपको याद दिला दें कि पिछले एक हफ्ते में 21% की गिरावट देखने को मिली है। अब भी आपकी स्क्रीन पे 3.5-4% की गिरावट है। ये 4 साल के लोज हैं कच्चे तेल के प्राइसेस के लिए, लेकिन कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ जैसे कि अनुज हमें बता रहे हैं यहाँ पर एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। अनुज, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज हमारे दर्शकों के साथ शेयर भी करने के लिए। लेडीज़ के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर मौसम की, साथ ही साथ बताएंगे कि खाने के तेलों में अब यहाँ पर किस तरह के ट्रेंड्स निकल कर आ रहे हैं। बात अब यहाँ पर मौसम की कर लेते हैं, और जो सबसे पहले के अनुमान यहाँ पर आए हैं, स्काईमेट ने मानसून पर अपना पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक इस साल देश में मानसून सामान्य रहेगा। वहीं ला नीना से देश को राहत भी मिलेगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्काईमेट के प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज GP शर्मा। मिस्टर शर्मा, शुक्रिया साथ देने के लिए। फर्स्ट अनुमान आ चुके हैं, 103% का नॉर्मल मानसून आप यहाँ पर बता रहे हैं। क्या किस वजह से आपको लगता है कि नॉर्मल मानसून है, और ला नीना को लेकर अब क्या चेंजेस हैं? धन्यवाद मनीषा। देखिए, नॉर्मल की रेंज आपको जैसे मालूम है कि 96% से लेके 104% तक, और 103 का आंकड़े का मतलब है ये कि एक अपर एंड ऑफ नॉर्मल उसकी तरफ की फोरकास्ट है स्काईमेट की। और अच्छा मानसून होना चाहिए देश भर के लिए, ज़्यादातर भागों के लिए। ला नीना जो इस बार कमज़ोर भी रहा और थोड़ी देर के लिए रहा। हमारे अभी जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से मैं जाऊं तो ला नीना जो टिपिकल कंडीशन होती है वो लगभग समाप्त हो गई है। हमें जो जो ONI जैसे कहते हैं, वो ओशनिक नीनो इंडेक्स, जो क्वार्टरली इंडेक्स होता है, फरवरी तक वो थ्रेशोल्ड वैल्यू जो -5 डिग्री सेंटीग्रेड है उस तक पहुंच गया था। लेकिन अभी जो जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर के जो आंकड़े हैं, हमने इसका जिक्र किया था कि इसमें उसके ड्रॉप हो जाने की संभावना रहेगी, और जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उसमें उसका -0.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। कहने का मतलब ये है कि टिपिकल ला नीना कंडीशन नहीं है अभी, और अगर है भी तो उसमें एक ब्रेक है अभी इस क्वार्टर में, और आगे जैसे स्थिति चल रही है उसके और कमजोर पड़ने की संभावना रहेगी। एंसो न्यूट्रल ट्रांजिशन टू एंसो न्यूट्रल, आई थिंक सूनर और लेटर इट शुड बी वेरी सून। अप्रैल के अंदर ही हमें एंसो न्यूट्रल कंडीशन देखने को मिल जाएगी। हालांकि एंसो न्यूट्रल कोई ऐसा कोई ये मानसून को किसी दिक्कत में नहीं डालता है, बस इतना जरूर कह सकते हैं। मोस्टली तो उसके चलते, और आईओडी की भी जो इंडिकेशन है अभी एज ऑफ नाउ, अभी तो पॉजिटिव है, लेकिन उसकी भी ज्यादातर नॉर्मल या लिटिल पॉजिटिव साइड ऑफ द नॉर्मल उसको रहने की संभावना रहेगी मानसून के दिनों में।
तो जहाँ तक ओशनिक पैरामीटर्स है जिनका बहुत महत्व रहता है, ये दोनों किसी प्रकार से कोई मानसून को दिक्कत नहीं करेंगे। हाँ, सपोर्ट ज़रूर कर सकते हैं। जी। ओके मिस्टर शर्मा, अगर एक प्रेसिडेंस पिछले साल के मॉनसून से लेना हो तो ज़्यादा दिन हैवी रेन्स रहे एंड आई थिंक देयर वर सम रिकॉर्ड्स एज वेल। 4 साल में सबसे अच्छा मॉनसून था, 108% एटसेट्रा पे। एक डिलेड सेट इन था, थोड़ा सा डिलेड आउटलेट भी था। आप कैसे देखते हैं, क्या हम वो डेट चेंजेस होता हुआ इस साल भी देखेंगे? देखिए, मानसून की जो ऑनसेट है, उसका तो अभी भी इस बार भी मुझे लग रहा है जैसे इट 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 विल बी अ स्लो स्टार्ट। स्लो स्टार्ट बेसिकली, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ला नीना कंडीशन अब खत्म हो रही है एंड सो न्यूट्रल की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है। तो जब भी इस तरह के चेंजेस आते हैं, ओशन में चेंजेस आते हैं, तो उसके कारण सेटल्ड कंडीशन नहीं होती हैं और उसके चलते एक ज़ोरदार जिसको मानसून का ऑनसेट होता है, उसकी संभावना नहीं लग रही। शुरू में थोड़ा धीमी गति से ही रहेगा और वैसे भी मानसून जून के महीने में तो केवल दक्षिण भारत में और मध्यवर्ती भारत में ही आता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी। उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत में काफ़ी क्षेत्रों में तो मानसून जून के अंत में आता है। लेकिन सुस्त चाल रहेगी जून के महीने में, पर चिंता का विषय नहीं रहेगा। और मानसून मंथ जो जुलाई और अगस्त गिने जाते हैं, उन दोनों में ही मानसून के बहुत अच्छा रहने की संभावना है। काफ़ी सारे क्षेत्रों में जो कमी है भी, जैसे उत्तर पूर्व भारत में पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि वो कमी का ही क्षेत्र रहता है। इस बार भी ऐसी ही संभावना है, लेकिन वहाँ सामान्य वर्षा ही बहुत ज़्यादा होती है। तो उसमें अगर 10-1%, 15% कम वर्षा हो भी जाए, तो उसका इसका इतना असर नहीं पड़ता है उसके क्षेत्रों में। कुल मिला के इस मानसून में देश के पश्चिमी भागों में, मध्यवर्ती भागों में और दक्षिणी भागों में अच्छी बरसात देखने को मिलेगी। हाँ, कमी ज़रूर होगी जो उत्तरी भारत है उसके पहाड़ी क्षेत्रों में और इसी तरह नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पूर्वोत्तर भारत जो है उसमें, जैसे असम, मेघालय और उस अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में कुछ वर्षा कम होने की संभावना है। लेकिन जो कोर मानसून मंथ्स और रेन फेड ज़ोन, सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, आई थिंक उनमें चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। फेयर पॉइंट। बहुत शुक्रिया मिस्टर शर्मा साथ जुड़ने के लिए, और वो एक पॉजिटिव खबर है इस समय बाजारों को देने के लिए। ऑफकोर्स हम पॉजिटिव्स की तरफ यहाँ पर देख रहे हैं, तो मॉनसून की जो पहली चाल है, जो पहला अनुमान है, वो यहाँ पर ऑन द पॉजिटिव साइड नॉर्मल मॉनसून रहने की उम्मीद है। 103% की एज ऑफ नाउ बात की जा रही है, और जैसे पिछला कुछ सालों में हमने आता हुआ देखा भी है, और मिस्टर शर्मा उसको अल्यूड यहाँ पर इस बार भी कर रहे हैं कि एक स्टार्ट यहाँ पर स्लो रह सकती है। जून में हमने वो देखा है कि ऑनसेट डेट्स यहाँ पर पीछे पीछे जाते जा रही हैं, और वो शायद हम इस बार भी होता हुआ देखें। लेकिन वो चार्ट के हिसाब से नॉर्मल मॉनसून की एक्सपेक्टेशन 40%, सामान्य से ज़्यादा की 30%, यानी कि पॉसिबिलिटी यही है कि मॉनसून इस बार यहाँ पर अच्छा ही होता हुआ नजर आएगा। हमारे साथ डॉक्टर बीवी मेहता जुड़ चुके हैं SCA से। डॉक्टर मेहता, आपका पहला रिएक्शन मॉनसून की फोरकास्ट पर? I must say this is very positive news for the industry, खासकर ऑयस्टर सेक्टर के तो बड़ा अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि अगर मॉनसून नॉर्मल रहा तो ऑयस्टर की प्रोडक्शन भी ठीक रहेगा और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी होगा और इकोनॉमी को काफी बूस्ट मिलेगा। तो डेफिनेटली इज ए वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर द एंटायर कंट्री। ओह एब्सोल्युटली। साथ ही साथ डॉक्टर मेहता, सी ने खाने के तेलों की अलग अलग पैकेजिंग के मुद्दे पर सरकार को चिट्ठी लिखी है। इस पर अपने करार पर बात करने के लिए कैसे देखते हैं आप इसे? क्या है स्टैंडर्डाइज पैकेजिंग, क्या कंसर्न्स हैं इसमें, और क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं अब आप सरकार को ये लेटर लिखकर? हाँ जी, कि 2023 में एक नया नोटिफिकेशन निकाला था गवर्नमेंट ने, तो स्टैंडर्ड पैकेजिंग निकाल दिया और आप चाहे वो पैकेजिंग कर सकते थे। साथ में एक रूल नंबर 23 उसमें भी डाला था कि डिसेप्टिव पैकेजिंग मत करेंगे तो उसमें एक्शन लिया जाएगा। पर अभी जो देख रहा है, जैसे नॉर्मली अब 1 लीटर एडिबल ऑयल में 910 ग्राम हो रहा है, वही बॉटल में कोई 800 भर रहा है, कोई 850 भर रहा है, कोई 900 ग्राम भर रहा है। सेम वे कोई जो 500 ग्राम का पैकिंग है जो 450 भर रहा है, और पैकिंग ही तो सेम है। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, जो कंज्यूमर है डिसेप्टिव हो जाता है, उसको पता नहीं है कि वही बोतल में 450 ग्राम ही है, ये तो 450 ml भी है। तो काफी तकलीफ हो रही, कंज्यूमर बिंग चीटेड। पहले क्या था कि छोटी छोटी कंपनियां करते, अभी काफी कंपनियां ये चालू किया है, मजबूरी से करना पड़ रहा है कोई कंपनी को, क्योंकि अगर मेरे पास 5 कंपनी सामने है और वो पैकिंग कर रहा है फॉर सर्वाइवल, जो कंपनी चाहती नहीं थी वो भी करने लगी है वो एक। तो इसके लिए जरूरी है कि अब फिर से स्टैंडर्ड पैकेजिंग आ जाए। स्टैंडर्ड पैकेजिंग पहले क्या था, 100 ग्राम, 200 ग्राम,
500 ग्राम, 500 ग्राम, 750 ग्राम, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर, 15 केजी, वो स्टैंडर्ड पैकिंग था। उसके वजह से लोगों को पता चलता था। आप अभी जो हो रहा है इसमें काफी डिसिप्लिन अक्रॉस द कंट्री हो रहा है और ये अलार्मिंग सिचुएशन है। कंज्यूमर हैज बीन टेकन फॉर द राइट। तो हम चाहते हैं कि या तो आप रूल नंबर 23 में एक्शन लीजिए जो डिसेप्टिव पैकेजिंग कर रहे हैं एक, या तो आप फिर से रिव्यू कीजिए पूरा ऑर्डर, ताकि ये ऑर्डर में जो गलतियां रही है, जो खामियां हैं, वो सुधार पाए। वो जरूरी है, नहीं तो कंज्यूमर सफर करेगा। वेल एब्सोल्युटली। आपको क्या लगता है ये क्यों हटाया गया था टू बिगिन विद, डॉक्टर मेहता? यूनिट्स पहले सोचा था यूनिट सेल प्राइस लिखेंगे हम, मतलब कंज्यूमर को वेल इन्फॉर्म होगा यूनिट सेल्स प्राइस कि पर ग्राम का क्या कीमत है, तो पर ग्राम, मगर वो तो एक छोटे अक्षर में लिखी जाती है और आपने कितने लोग लेबल पढ़ के माल लेते हैं। वो तो लेबल देखते लेते हैं कि चलो 1 लीटर का है, ले लो उठा लो। वो यूनिट सेल्स प्राइस का कंसेप्ट अच्छा था, मगर वो नहीं चला है यूनिट सेल्स प्राइस का, और उसके वजह से हो रहा है। तो गवर्नमेंट को हमने इसके लिए लिखा है कि आप रिव्यू कीजिए ऑर्डर को, जो प्रैक्टिकल डिफेक्ट है। और रूल और नंबर डॉक्टर मेहता, ये सिर्फ एडिबल ऑयल में हो रहा है या आपको लगता है बाकी कमोडिटीज में भी शायद इस तरह का प्रैक्टिसेस है? नहीं, दूसरे कमोडिटी में है, दूसरे कमोडिटी जैसे दूसरे कमोडिटी में है, प्रैक्टिस है, पर खासकर एडिबल ऑयल की मैं बात करूं तो यहाँ काफी ये चल रहा है। वाह, 1 लीटर की जगह 910 और 800 ग्राम तक के भी यहाँ पर पैकेजेस दिए जा रहे हैं और पैसे जो चार्ज किए जा रहे हैं वो यहाँ पर 1 लीटर के हैं। तो क्लियरली एससीए की तरफ से यहाँ पर एक पहल आती हुई कि स्टैंडर्डाइज पैकेजिंग की तरफ हमें फिर से यहाँ पर जाना चाहिए। एक और चीज़ जो एससीए ने की है वो है एक टाई अप टेक्नोसर्व के साथ किया है आपने, जो शायद इसलिए है कि फोर्टिफिकेशन यहाँ पर खाने के तेलों में बढ़ाया जा सके। यहाँ पर क्या अचीव करने की कोशिश है, किस तरह का ये MOU है, यहाँ पर क्या काम होगा? नहीं, वो जो एमओयू किया है जो टेक्नोसर्व के साथ है, उसका मतलब यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा वॉलंटरली फोर्टिफिकेशन बढ़ावा दें। जो आज एडिबल ऑयल में विटामिन ई है, विटामिन ए है, विटामिन डी जो डालते हैं, वो नहीं है, सब जगह पर नहीं कर रहा है। तो हम वॉलंटरी अगर हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि कंपनियां वो विटामिन ए, डी और विटामिन ई जो भी जरूरत है वो फोर्टिफिकेशन करके माल बेचे। और काफी आप देखेंगे काफी जगह पे विटामिन डी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी अपने यहाँ बच्चे लोगों में खास तौर पे, तो ये इसका एक फर्क पड़ेगा। एक मूवमेंट चालू करना चाहते हैं, इसे वॉलंटरली इज नॉट अ कंपलसरी, बट एक अवेयरनेस होगा तो ऑटोमेटिकली सारी कंपनियां फोर्टिफिकेशन की तरफ चलेगी। अभी भी कर रहे हैं, काफी कंपनियां फोर्टिफिकेशन कर रही है। हम चाहते हैं कि मास मूवमेंट बन जाए, सारे कंपनियां फोर्टिफिकेशन में आए, फोर्टिफिकेशन करे। तो 2 बहुत बेहतर मैडम। काम यहाँ पर हो रहे हैं। एक तो ये कि आप देखें, अपना पैकेजिंग पढ़ें, डिटेल्स पढ़ें कि अगर आप 1 लीटर ले रहे हैं तो वो 1 लीटर ही उसके अंदर है। और दूसरा, जिस तरह से उन्होंने कहा गया कि काफ़ी सारी कंपनी स्टैंड अलोन बेसिस पे यहाँ पर फोर्टिफिकेशन कर रही हैं, लेकिन अगर इसे मास मूवमेंट की तरह बनाया जा सके तो एक पॉजिटिविटी हम खाने के तेलों में उस लिहाज से यहाँ पर आता हुआ देखेंगे। डॉक्टर मेहता, जाते जाते एक फाइनल सवाल आपसे, और ये प्राइसेस को लेकर है, क्योंकि अच्छे खासे वॉलेटाइल मूव्स देखने को मिले हैं टैरिफ्स की वजह से। जिस तरह की प्राइसिंग हमने चाइना से आता हुआ देखा, ब्राज़ील, अर्जेंटीना वगैरह में भी एक इम्पैक्ट शायद इंडियन मार्केट्स में देखने को मिले। एज ऑफ नाउ रिएक्शन जो है वो सेल की तरफ है। 4 से 5% की गिरावट हमने पिछले हफ्ते 10 दिन में आते हुए देखी है। सोए में, पाम वगैरह में इंडियन प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट है, किस तरह के इम्पोर्ट्स की एक्सपेक्टेशन है? देखिए, अगर आप 1 महीने की कंपेयर करें तो चाहे क्रूड सोयाबीन ऑयल, क्रूड सनफ्लावर ऑयल या पाम ऑयल में $10 से ज्यादा गिरावट नहीं हुई है। पहले तो ये हुआ है अभी। और जहां तक का अमेरिकन टैरिफ का सवाल है, हम एडिबल ऑयल, सोयाबीन ऑयल अमेरिका से आता है, सोयाबीन ऑयल आता है, नॉर्मली भी इंपोर्ट 40 लाख के टन इंपोर्ट कर रहा है, 1.5 लाख टन ही सोयाबीन ऑयल वहां से आ रहा है। हो सकता है कि उसमें टैरिफ की वजह से अभी टैरिफ ने जो FTA में है, हो सकता है कि थोड़ा बढ़ावा दिया जाए, ऐसा लग रहा है। बाकी ओवरऑल जो इम्पैक्ट आई है उसके इंडिया कैन नॉट बी स्पेयर्ड, और सबके लिए भी हर दिन सुबह होती है नई चीज क्या आती है पता ही नहीं चल रहा है। स्टिल पीपल आर कंफ्यूज। एक दिन में आपका सेंसेक्स 2000 ऊपर जाता है, दूसरे दिन 2000 डाउन हो रहा है, आज फिर 500 ऊपर है, कल फिर। तो काफी कंफ्यूजन है मार्केट में भी। हो सकता है हफ्ता 10 दिन 15 दिन में सब चीज सेटल हो जाएगी, क्लियर भी हो जाएगी।
वेल एब्सोल्युटली सभी को ये आशा है, सभी सेक्टर्स की एक्सपेक्टेशंस है, इवन एसेट क्लासेस ये चाहती हैं कि कुछ क्लैरिटी यहाँ पर आए, कंफ्यूजन थोड़ा दूर हो जाए बाजारों में और लाइफ में फिर से थोड़ी सी स्टेबिलिटी यहाँ पर वापस आए। वो हफ्ते 10 दिन में आती है, महीने सवा महीने में आती है, ऑफकोर्स उसका इंतजार करना होगा। डॉक्टर मेहता इज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा भी करने के लिए। वेल इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे इक्विटीज़ पर पूरा कॉन्फ्रेंस।